मुख्यमंत्री जी ने बजट का जब भाषण पढ़ रहे थे, बजट जब पढ़ रहे थे, तब ये कहा था कि 25 साल का विजन है। मैंने जब बजट को पढ़ा तो देखा कि उसमें 25 साल छोड़, इसमें तो कोई 25 दिन का जिक्र भी नहीं है। एक इकोनॉमिक सर्विस होती है जिसमें जो हमारे एम डिपार्टमेंट है उनके बारे में बड़ा विस्तार से दिया होता है कि किस किस में किस मद में कितना कितना पैसा खर्च होगा और पिछले वर्ष में कितना हुआ है, इस वर्ष में हम कितना पैसा खर्च करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से कृषि है, सिंचाई है, परिवहन है, सड़क है, ग्रामीण विकास है, पंचायत है। जहां तक पिछले वर्ष का है, टोटल बजट का जो है इसके ऊपर 25.14% जो है खर्च किया गया। अब की बार बताया तो ये गया कि हमने हर मद के अंदर पैसा बढ़ा दिया, कहीं 80% कर दिया, कहीं 50% बढ़ा दिया, कहीं 25% बढ़ा दिया। लेकिन हकीकत यह है कि वर्ष 22 और 23 में जो है केवल 22.12% इसके अंदर आपने रखा है, जिसमें 3.2 जो है 0.2 जो है पिछले वर्ष की तुलना में कमी रखी है, कम रखा है पैसा जो है। जहां तक शिक्षा का मामला है, शिक्षा में 12.14% पिछले साल था, अब की बार ये कम होकर के 11.12 हो गया, इसमें भी 1.2 कमी कर दी। इसी तरह से ग्रामीण विकास जो है, ग्रामीण विकास के अंदर पिछले वर्ष में 5,869.80 करोड़ रुपया खर्च हुआ, इसके लिए रखा गया था। अब की बार उसको घटा दिया, जबकि हमारा प्रदेश जो है 70% आबादी गांव में बसती है, इसमें कर दिया अब की बार 4,268.99 करोड़, 1,600 करोड़ के करीब रुपया जो है इसमें कम कर दिया, 1,600 से भी ज्यादा कम कर दिया। सिंचाई जो जिसपे हम निर्भर करते हैं, हमारा प्रदेश तो कृषि प्रधान देश है, इसके अंदर भी आपने जो है पहले से जो पैसा खर्च होना था, पिछले वर्ष जो खर्च होने की बात थी वो थी 3,132.32 करोड़ रुपया, इसको भी आपने कम करके अब की बार 2,715.84 करोड़ कर दिया, जिसमें 416 करोड़ 48 करोड़ रुपए की कमी कर दी, पहले से कम कर दिया। बताया तो ये गया कि 25 साल का विजन है और हर चीज में कमी की गई है। इसी तरह बिजली और गैर पारंपरिक ऊर्जा जो है उसके अंदर पहले था 7,359, अब की बार इसको कम करके कर दिया 7,203, करीब 156 करोड़ रुपए इसमें भी कम कर दिया सरकार ने। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास औद्योगिक परीक्षण जो है आपका, इसके अंदर भी पहले था 1,573.2, अब इसको भी कम कर दिया, इसमें भी कर दिया 1,104.68 करोड़, इसमें भी करीब 468 करोड़ रुपए की कमी कर दी। यहां तो कमी कर दी जहां विकास की बात थी। और जो कर्जा लेने की बात आ गई, वो कर्जा हमारी सरकार ने हमारे ऊपर बढ़ाने का काम किया। आपका कुल जो कर्ज है वो है 2,23,768 करोड़ रुपया, इसके अंदर ये था आपका 2021 और 22 में। अब की बार आपने इसमें कर्जा बढ़ा दिया, कर्जा जो बढ़ाया है उसको आपने कर दिया 2,43,789 करोड़ रुपया, करीब करीब 20,011 रुपए 11 करोड़ की आपने वृद्धि कर दी, कर्जा ले लिया इतना। और कर्जे की जो अयादगी है, जो देनदारी है, उसमें भी वृद्धि होगी। पहले थी 28,168 पिछले वर्ष, अब की बार ये बढ़ करके होगी 35,052.21 करोड़ रुपए, मतलब 6,891 करोड़ रुपया, जिसके अंदर भी बढ़ गया ये भी। इसी तरह कर्जे पे जो ब्याज है वो भी पिछले वर्ष की तुलना में अब की बार फिर बढ़ गया। पिछले वर्ष तो ये ब्याज था आपका 20,376 करोड़, अब की बार ये बढ़ करके हो गया 21,294 करोड़, करीब 918 करोड़ रुपया कर्जा भी आपका बढ़ा है। इसके साथ साथ जहां ये सब चीजें बढ़ी है, लोगों को किस तरह से इसमें गुमराह करने की कोशिश की गई है। जहां ग्रामीण विकास की बात थी, मुख्यमंत्री जी आप कह रहे थे कि इसमें 83%, 3% जो है अब की बार हमने बढ़ोतरी करी है। हैरानी की बात थी कि टोटल जो है इसके अंदर जो राशि आपने दर्शाई 6,826 करोड़ .13,
लेकिन एक्चुअल जो राशि है वो है 4,268.99 करोड़ रुपया, मतलब राशि कम कर दी। राशि बढ़ाने की बजाय इसमें ग्रामीण विकास की उसकी आपकी दोनों की जोड़ के दिखा दी, बजाय जो ग्रामीण की दिखानी चाहिए थी उसकी वास्तविकता दिखाने की बजाय दोनों को जोड़ करके ज्यादा दिखा के कह दिया कि 83% जो बढ़ा दी हमने। इसी तरह से मामला भी स्पोर्ट्स का उठ रहा था, स्पोर्ट्स की बात चल रही थी। आपके मंत्री कह रहे थे कि स्पोर्ट्स के अंदर हमें अभी पिछले दिनों में कोई 2-4 दिन पहले ही कोई बंबई के अंदर किसी संस्था ने जो है वो दिया है आपका जो सबसे अच्छे स्पोर्ट्स का अवार्ड जो है। ये ठीक है कि अवार्ड हरियाणा को मिला है, मंत्री चला गया। मैं पूछता हूं उससे कि सरकार की वजह से मिला है या इन खिलाड़ियों की वजह से मिला है? सरकार ने तो जो स्टेडियम बनाए, जो व्यायामशालाएं गांव में बनाई, उनकी हालत मुख्यमंत्री जी ऐसी है कि उनके अंदर गौशालाएं बनाई जा रही है, उनके अंदर जंगल खड़े हो गए। कोई एक सिंगल किसी भी गांव के स्टेडियम के अंदर कोई ट्रेनर नहीं है, कोई किसी गांव में सामान नहीं है। इसके लिए खड़े होकर के ये कह देना कि हम तो कल ही एक सर्टिफिकेट लेकर के आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो स्पोर्ट्स की पॉलिसी बनी थी उसकी वजह से है। आपने तो जहां ग्रेड ABC के अंदर जो भर्ती होनी थी वो खत्म कर दी, और उसके अलावा अगली चीज और है, जो DSP भर्ती किए गए थे उन DSPs को प्रमोशन देने की बजाय उनसे निचले स्तर पे जो DSP लगे उसके 5 साल बाद जो DSP भर्ती हुए वो तो एडिशनल SP बन गए, और वो जो DSP भर्ती हुए थे जो आज DSP की जिम्मेवारी निभा रहे हैं उनकी आपने प्रमोशन नहीं करी, उनको आपने एडिशनल SP नहीं बनाया। उनके साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? वो क्या अपनी ड्यूटी में कहीं कोई कमी कर रहे हैं? उन्होंने अपनी ड्यूटी कौन सी नहीं निभाई है? जहां तक स्टेडियम का सवाल है, जहां तक खिलाड़ियों का सवाल है, ये खिलाड़ी आज वॉलीबॉल के आए हुए बैठे हैं, ये बेचारे नेशनल में गोल्ड मेडल पिछले साल भी जीत के आए थे, अब की बार भी जीत करके आए थे। आपके पास मैंने भेजा था, आपने सिर्फ फोटो खिंचा ली, इनको आशीर्वाद दे दिया। तो नेशनल लेवल पे कोई खिलाड़ी जीत करके आता है, सरकार की एक जिम्मेवारी बनती है कि उनको सम्मानित किया जाए। आपने 2 वर्ष से लगातार हरियाणा प्रदेश के गोल्ड मेडल जीतने वाले बच्चों को सम्मानित करने की बजाय कहीं ना कहीं निराश करने का काम किया है। मैं आपसे आश्वासन चाहूंगा कि जो खिलाड़ी अब मेडल जीत करके आए हैं उन्हें तुरंत भर्ती किया जाए, उनको नौकरी दी जाए, उनको सम्मानित सरकार की तरफ से किया जाए, ताकि और नए जो खिलाड़ी हैं उनमें आने वाले समय में वो खिलाड़ी भी हरियाणा प्रदेश के लिए ज्यादा मेडल जीत के। और जहां तक स्टेडियम का सवाल है, आज स्टेडियमों की हालत बहुत खस्ता है, कोचिज है नहीं, कोचिज की भर्ती कराओ ज्यादा से ज्यादा, ताकि नए कोच भर्ती होने के बाद हमारे प्रदेश से और अच्छे खिलाड़ी आ सके। इसके साथ साथ जो आपका गुप्ता जी 1 मिनट टाइम हो गया, मैं एक ही चीज कह के बैठ जाऊंगा। 7 मिनट हो गए। कोई एक ही बात कहता हूं, आपके यहाँ पे पिछले जब आपकी सरकार थी उस वक्त रामविलास शर्मा जी हमारे संसदीय कार्य मंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री भी थे। उन्होंने जब आपकी नई सरकार बनी थी तब एक बात बताई थी हाउस में। उन्होंने कहा था कांग्रेस के बारे में, विशेष रूप से उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के राज में हुआ करता था। एक किस्सा सुनाया था रमलू का, आपको भी याद होगा। एक रमलू नाम का व्यक्ति था जो नई चाकियां बनाता था, गांव में जो आटा पीसने वाली चक्की थी उसको नई करने का काम करता था। और वो जब किसी गांव में जाता था, फेरी लगाता था, बोलता था, तो गांव के लोग उसको घर में बुला करके चक्की को नया करवाने का काम करते थे। जब रमलू गांव में गया तो एक बुढ़िया ने उस रमलू को कहा भी मैं तो पानी लेने जा रही हूं और तू मेरी चक्की नहीं कर देगी। तो उसने कहा ठीक है कर दूंगा ताई के। बुढ़िया चली गई। बुढ़िया घर में अकेली थी और कोई था नहीं, वो उसको चक्की सौंप करके चली गई। उसने जैसे चक्की का पार्ट उठाया और उस पर काम शुरू किया, जब हथौड़ी और छीनी लेके लगा तो कहीं हथौड़ी जोर से लगी और उस पार्ट के 2 पार्ट हो गए। सुन रखिया सारे ने। 1 मिनट का मैं बताई, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। तो सुनने में क्या दिक्कत है? तो पार्ट के 2 पार्ट हो गए। उसने सोचा भी अब ताई मारेगी, तेरे बात नहीं, तो गलत हो गया। वो एकदम खड़ा हुआ, ऊपर कहीं घी की कुलड़ती थी, उसमें सर लगा, वो भी फूट गई, वो घी भी फिसल गया।
वो रंबलू गिरा तो जो पिपे पे पड़े थे वो भी घिन गया, आटा वाटा भी घिन गया उसका। इतने में ताई आ ली। ताई का हाथ के अंदर मटका था पानी का भरा उसे में। ताई वो निकलता चौकट में भी लगा, ताई में भी लगा, चौकट भी टूट गई, ताई भी पड़ गई, मटका भी फूट गया। तो ताई कहने लगी, बोले अरे रंबलू तेरा कड़े कड़े रहूं। बोले ताई भीतर बढ़ती जा, रोती जा, इस सरकार ने कहाँ कार होंगे हम। ये हालत है थारी, तुम तो रंबलू उड़ गए सारे के सारे। धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, बातचीत में जैसे पहले मैंने शुरू किया वही मैं फिर वहीं से दोहराता हूं कि पिछले लगातार 3 वर्षों से सदन में बजट पेश करने का मुझे अवसर मिल रहा है, लेकिन जो पिछले 2 वर्ष हैं ये वास्तव में बहुत ही कठिनाई के वर्ष निकले कोविड के कारण से। और निश्चित रूप से मुझे मानने में कोई एतराज नहीं है कि उसका असर हमारे कामों पर, सरकार पर, विकास के कामों पर, बाकी सब गति में, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो कोई व्यवसाय किसी का हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, सरकार हो, सब पर ही पड़ा है। और एक नए प्रकार के जिसके हम अभ्यस्त बिल्कुल नहीं थे, वैसे वैसे रास्तों में से हमको अपने रास्ते निकालने पड़े हैं। तो उसमें कुछ कमियां जैसे बताई गई हैं कई विधायकों ने, नेता प्रतिपक्ष ने, कि कुछ चीजें कमी हुई होंगी, लेकिन उसको हम कैसे ठीक करेंगे, हमारा जो विजन है उसको आगे ठीक करने का एकदम स्पष्ट है कि हम इन सब चीजों को और सेक्टर वाइज हम उसका जो है वो सब करेंगे। मेरा निवेदन ये था कि जैसे बजट भी थोड़ा इस बार लंबा हुआ था, उत्तर भी अगर मैं सारी बातों का देने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत मुख्य मुख्य बातें उसमें से मैं जरूर सामने रखूंगा जो रेलेवेंट है, और जो बाकी सुझाव जितने आए हैं उनको आगे आने वाले समय में कहाँ कहाँ कब कब उसके ऊपर ध्यान देना है। हमने इस बार पर्याप्त मात्रा में चाहे कमेटियां बनाई, चाहे सलाह मशवरा किया, परामर्श किया, उन सब के ऊपर हमने काम किया है। चाहे वो किसी भी स्तर का कोई कार्यकर्ता हो, किसी संगठन का कोई एंटरप्रेन्योर हो, कोई स्टेक होल्डर हो, हमने ये नहीं सोचा कि ये आदमी सामान्य व्यक्ति है तो ये शायद उसका ठीक से कोई सुझाव दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। एक मुझे घटना याद आ रही है न्यूटन की। न्यूटन जिसने एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ, जिसने खोज की गुरुत्वाकर्षण की, और एक बार उसके यहाँ घर में जब वो रहता था तो उसके यहाँ एक बिल्ली रखी हुई थी। तो बिल्ली उसके बच्चे हो गए और कुछ 10-5 दिन तो बच्चे बिल्ली सब अंदर घर में ही रहे, रात को सो जाते थे, सुबह अपना अपने अपने तरीके से उनकी वो खान पान भी वो सब करते थे। थोड़ा बच्चे बड़े हुए तो उनकी इच्छा थी कि भी हम बाहर निकले, रात को भी बाहर निकलने की इच्छा करती थी। तो न्यूटन ने एक कारपेंटर को बुलाया, खाते को बुलाया, ये दरवाजा है ना, इसमें 2 छेद कर दे, एक बड़ा सा छेद कर दे और एक छोटा कर दे। बड़े से बिल्ली निकल जाया करेगी, छोटे से इसके बच्चे निकल जाएंगे। तो जो कारपेंटर था बहुत सामान्य था, उनका जी 2 छेद की क्या जरूरत है, एक ही छेद, बड़ा छेद बहुत है, जिसमें से बिल्ली भी निकल जाएगी, बच्चे भी निकल जाएंगे। तो न्यूटन इतना बड़ा साइंटिस्ट, वो कहता है ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। तो इसलिए एक सामान्य व्यक्ति कोई ऐसा सुझाव भी दे सकता है जो कई बार मानो नहीं ध्यान में आता। बहुत लोगों ने सुझाव दिए, परामर्श दिए, हमने उसमें से बहुत से पिकअप भी किए, लगभग 550 लोगों से, और हमने परामर्श किया। और मुझे सब, चाहे नेता, चाहे हमारे प्रतिपक्ष के विधायक हैं, चाहे हमारे सत्ता पक्ष के हैं, सबने कहा कि इस बार जितनी चर्चा हुई है, मैं कुछ कमेटियों की रिपोर्ट्स भी आई है, वो भी बीच बीच में जो उसमें रिकमेंडेशंस की है उसको भी मैं जरूर पढ़ूंगा और आपके सामने उसको रखूंगा। तो मेरा निवेदन इतना ही है कि बिना टोका टोकी के अगर ये सब हो जाएगा। बजट के बारे में ये कहा गया कि यहाँ पैसा इतना लगा, यहाँ इतना लगा, यहाँ कम लगा, यहाँ ज्यादा लगा। कमेटियों को भी काम करते समय एक बात कही थी, देखिए बजट का साइज वही है, हम कोई सुझाव भी देंगे यहां लगाना कि वहां लगाना, वो उसी साइज में से ही हमको निर्भर करना पड़ेगा। तो इसके लिए कबीर जी का एक दोहा है, कबीर कुआं एक है, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक। सबको उसमें से पानी चाहिए, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। पानी वही है, उसी पानी को यहां से लाओ, वहां से लाओ, कहीं से भी लाओ, लेकिन जितना पानी है उसी को हमको उपयोग करना है। तो हमारा जो बजट है उस साइज के हिसाब से, और वो बजट आएगा कहां से,
जाएगा कहाँ, कर्ज कहाँ से कितना लेना होगा, उसकी कोई मर्यादा कोई है कि नहीं है। तो ऐसे सब चीजों के ऊपर हमने चर्चाएं की है और उसमें ऐसा नहीं कि जो हमने किया है वही सब फाइनल एकदम है। साल भर में अवसर बहुत आते हैं, बीच में रिवाइज एस्टिमेट्स आते हैं, सप्लीमेंट्री बजट भी आता है। तो जो सुझाव हैं जो इस समय शायद नहीं हुए होंगे वो उस समय भी पूरे किए जा सकते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बार हमने जो बजट रखा है निश्चित रूप से उसकी जो दिशा है उस दिशा को हमने जरूर एक विशेष आवरण रखा है उसका, उसकी भी मैं जरूर उसका उल्लेख करूंगा। अभी तो ये जो 1 नंबर कमेटी थी के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया। अब ये ठीक है, मेरे भाषण में भले नहीं होगा लेकिन पढ़ना तो बजट के चाहिए आंकड़े। मेरे भाषण में आधी चीजें होंगी आधी नहीं होंगी। बजट में 100 करोड़ रुपया एकदम रखा हुआ है। ये पहले दिन का रिएक्शन जब आया, फिर मैंने जब कहा मीडिया में, तब जाके कहा कि नहीं 100 करोड़ रखा हुआ तो है, लेकिन हर बार 100 करोड़ रखते हैं, इसका होता तो कुछ नहीं है। अब ये हमको भी पता है सबको कि होना है कि नहीं होना, कब होना है, उसका बजट से संबंध नहीं है। जिस दिन होगा कोई 100 करोड़ में थोड़ी एसओएल बन जाएगी। 100 करोड़ तो एक नॉमिनल हेड है उसका कि उसमें हर बार रखते हैं। जब उसका निर्णय होगा उसमें जितना पैसा खर्च होगा वो कहां से लाएंगे उसका सब लोग हम प्रयत्न करेंगे। एक सुझाव है कि स्थानीय लेखा विभाग को मजबूत करने के लिए इसको अधिक स्वायत्तता दी जाए। मुझे समझ नहीं आया कि इसकी स्वायत्तता का अर्थ क्या है। फिर भी इस निदेशालय को लेखा निदेशालय को मजबूत करने के लिए कोई भी जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार के ऊपर जो सुझाव होंगे उसको भी हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक बजट के कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हमारी किरण बहन जी ने भी बोला था, आज नेता प्रतिपक्ष ने भी बोला है, तो उसमें कुछ विषय जो मेरे सामने हैं। एक विषय है पर कैपिटा इनकम, जिसके लिए भी कहा गया पर कैपिटा इनकम। मेरा पहला तो कहना यह है कि पर कैपिटा इनकम अपने आप में ये इसके शब्द के हिसाब से इसका अर्थ निकलता नहीं है। ये वास्तव में पर कैपिटा एक डेवलपमेंट के नाते से उसका कितना साइज हुआ, पूरे एसडीजीपी जैसे होता है उसका ग्रॉस प्रोडक्ट कितना है, ये पर कैपिटा प्रोडक्ट है। पूरे प्रदेश का अगर 8 लाख या 9 लाख करोड़ रुपया पिछले वर्ष का जीडीपी था, तो ये कोई 9 लाख रुपया इनकम, सब 9 लाख करोड़, ये कोई इनकम का हिसाब नहीं है कि हर व्यक्ति की इतनी इनकम हो गई होगी। हालांकि आपने जो उदाहरण बताया उसमें तो वो ठीक बैठता है। आपने कहा कि रिपोर्ट एक आई है कि 22,000 रुपया महीने की आमदन है। अगर 22,000 रुपया महीने की आमदन है तो 12 से पर कैपिटा नहीं, चलो आपने उदाहरण पर फैमिली का मतलब 5। चलो, तो मेरा कहना है कि वो पर कैपिटा इनकम और ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये कहीं उसका तालमेल नहीं है। मैंने तो एक जगह सुझाव भी दिया था, वित्त मंत्री जी केंद्र में मैं गया तो उनको मैंने कहा इस टर्म को, वो कहने वर्ल्ड वाइड टर्म हम क्या करें, इस टर्म को सोचना चाहिए। ये पर कैपिटा इनकम से इसका कोई संबंध नहीं है, वरना तो यही होगा कि हर व्यक्ति की 2,75,70,000 रुपया इनकम, इसका मतलब है कि हर परिवार 4 मेंबर का भी है तो उसको 12 लाख रुपया साल का मिलना चाहिए, लाख रुपया महीने का मिलना चाहिए। तो वो उस हिसाब से उसका जो तुलना है वो करना उचित नहीं है। जहां तक जीएसडीपी का जो डेबिट का विषय है उसमें जरूर इसमें जरूर जो कुछ आंकड़े दिए गए हैं वो आपने आंकड़े जो दिए हैं उसमें आज भी हमारा जो प्रतिशत है वो 27.8 नहीं है, 24.58 है। हालांकि हमें अलाउड है 33.5% इस साल रखने का, लेकिन हमने 33.5 भी नहीं 24.58 इसके ऊपर दर्शाया है। एक आपकी कहना है, ये ठीक कह रहे हो आप, फाइनेंस कमीशन की नॉर्म्स के हिसाब से कह रहे अलाउड है आपका, लेकिन वो सारे देश के लिए है, उन स्टेटों के लिए है जो फाइनेंशियली वीक हैं। हरियाणा और पंजाब के लिए अगर ये होगा तो और मतलब कहाँ जाएगा, फिर हम कहाँ जाएगा। तो ये नॉर्म्स बने हैं जो बिल्कुल स्टेट बिल्कुल इकोनॉमिकली बहुत पीछे हैं, उनके लिए हैं, वो ले लोन। अब आप देखिए 25% भी आज का नहीं है, 25% वर्षों से है। हम उस 25 के अंदर हैं और हमारा पड़ोस का राज्य उसकी, अब इसमें कोई बहस का विषय नहीं है। नहीं बहस नहीं कर रहा हूं, इसमें बता रहा हूं मैं।
तो आप ठीक कह रहे हैं, 24% पहले भी 2005 में भी 24% था। हाँ। लेकिन 2013 तक घटा के हमने 14.4%, 10% कर दिया था। 2015 में 16% था। घट भी सकता है ना। 24% देखिए, 2004 में भी था। वो तो आप योजना कैसी 24% योजना 2004 कैसी में था, बनाते वो हमने हैं, घटाया। योजना कैसी बनाते हैं उस पर निर्भर करता है। 2014 में जो कैपिटल एक्सपेंस है उस समय बजट का 20% था। आज कैपिटल एक्सपेंस हमने 34% किया। 14% कैपिटल एक्सपेंस बढ़ाया है, तो कहां से आएगा पैसा? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप जो लोन रिपेमेंट है वो भी डाल रहे हो। वो प्लान्ड था और नॉन प्लान्ड, दो अलग बजट थे वो। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप जो आपने कर्जा लिया, इनसे लिया, इसको दिया, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल रहे हो। और जहां तक कर्जे का है, अभी आगे विषय में आऊंगा उस कर्जे के ऊपर भी, हमने कितना लिया और कितना ले सकते थे और कहां लिया कहां लगाया। लेकिन अभी तो मैं इतना ही बता रहा हूं कि आज भी हम 25% के अंडर हैं, इसलिए हमें कोई बहुत बड़ी चिंता, बता रहा हूं वो सारा आएगा। अभी तो हम उसके अंडर हैं जो हमारा आज देखिए बजट के जो आंकड़े होते हैं, इसका जो एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो हमारा नहीं होता है, वो सीएजी का होता है। और सीएजी जिस आंकड़े को जहां रखने के लिए कहता वहां हम रखते हैं, अलग से कोई सिस्टम नहीं बनाते हैं कोई भी। इसलिए उनके सिस्टम के हिसाब से जो उन्होंने बनाया है, और वो जो आप कह रहे हैं जीएसटी का या फिर जो उदय की बात आएगी, उसमें भी उन लोगों से बातचीत करने के बाद जो मीटिंग में फाइनल होता है वही हम करते हैं। उसका भी विषय बताऊंगा मैं। बताऊंगा। दो ऑप्शन थे। उसमें एक ऑप्शन था कि हम लोन की ऑप्शन लें। ग्रांट उसमें बहुत कम मिलने वाली थी। लोन हमको एक प्रकार की ऑप्शन थी, उसमें पूरा हमको पैसा मिला। अगर ग्रांट का ये इंजन का विषय नहीं है। जीएसटी, मैं क्या कर रहा हूं, जीएसटी मैं क्या कह रहा हूं, जीएसटी किसी डबल इंजन के सरकार का विषय नहीं है। जीएसटी इज ए इशू जो आपस में एग्रीमेंट होता है बिटवीन जीएसटी काउंसिल एंड द गवर्नमेंट्स। तो जीएसटी काउंसिल ने एक विषय रखा, स्टेट्स को ऑप्शन दी कि भी आप कौन सी ऑप्शन लेना चाहते हैं। तो ये जो लोन वाली ऑप्शन है, लोन भी हमने नहीं लेना, लोन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पे करना है, हमने नहीं पे करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर सेस लगाएगी। केवल एक अकाउंटिंग सिस्टम है, जब तक वो पे बैक नहीं होता तब तक उसको लोन के नाते किसी एक सरकार को रखना था। वो केंद्र सरकार ने अपने अकाउंट में नहीं रखा, वो स्टेट्स के उसमें रख दिया। शर्त यह है कि पे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, सेस लगाएगी। मैं कह रहा हूं जो पे हमने नहीं करना, दिखेगा तभी दिखेगा। वो सारी स्टेट्स ने उसको स्वीकार किया है कि हमें कहीं दिखाओ जिन्होंने किया, जिन्होंने इस मेथड पर आए हैं, जिन स्टेटों ने किया है वो स्टेटों का मेथड यही है। और एक चीज जब स्वीकार आज से 4 साल पहले हो गई है, 3 साल पहले, और ये क्यों करना पड़ा? ये सिर्फ कोविड के कारण से करना पड़ा। कोविड में जहां 14% का हमको कंपनसेशन मिलता हर साल, वो घट करके 7% से भी नीचे आ गया। यानी जो रिकवरी थी 7% से ऊपर लॉस चला गया। जब लॉस ज्यादा हो गया तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अगर आप 7% कोविड के नाम का सब स्टेट्स फ्री कर देती हैं, लेने से मना कर देती हैं, तब इस पर हम आ सकते हैं। सबने कहा कि नहीं, हमको तो चाहिए 14% चाहिए। तब इस लोन का विषय आया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में जब ये जीएसटी का 14% का कंपनसेशन का टाइम खत्म हो जाए, उसके बाद सेस लगाए और सेस लगा के और उसको पे करें। आखिर अल्टीमेटली पैसा तो कहीं ना कहीं से आना ही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आए, स्टेट गवर्नमेंट से आए, या सेस के माध्यम से दोबारा से जनता पर जाएगा। मैं वही कह रहा हूं, आउटस्टैंडिंग। आप या तो उसका अध्ययन कर लो पूरा। जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में यह है कि आउटस्टैंडिंग अपने आप खत्म होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट विल पे फॉर इट, ये एग्रीमेंट का हिस्सा है। अब कोई होगा एग्रीमेंट, आपको पढ़ा दूंगा मैं, लाके दे दूंगा मैं एग्रीमेंट। अभी तो हमें पता कि हमने पे नहीं करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, जब तक करेगी। कुल मिलाकर पूंजीगत
जहां तक व्यय है, इसमें अदायगी का जो विषय आया है उसके अंदर 55,000 करोड़ रुपया हमने इस बार जो लिया है लोन, इसमें इतना ही जानकारी देना चाहता हूं कि इसमें से 20,000 करोड़ रुपया डेट रीपेमेंट है। नहीं, सब मिला के सारे लोन जो चल रहे हैं, लोन का वो है रिपेमेंट, लेकिन दोनों को मिलाओगे लोन और इंटरेस्ट तो ये 56,000 करोड़ बनता है। देखिए ये जो लोन है ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई आज पहली बार ऐसा नहीं है, और हर 5-6 साल बाद ये डबल होता ही होता है। अगर उसका आंकड़ा में विद सीसीएल लगाओ, क्योंकि एक सीसीएल का अमाउंट भी होता है, और सीसीएल भी हम एक तरफ लेते हैं उसी साल उसको वापस करते हैं, क्योंकि अनाज के प्रोक्योरमेंट के लिए, भंडारण के लिए उसको लेना पड़ता है। वो लेते हैं तो कर्ज में शामिल हो जाता है, देते हैं तो अदायगी में चला जाता है, हालांकि उसी साल का होता है, लेकिन कहा यह गया है सीएजी के द्वारा कि हर साल उसको गिनोगे। जैसे इस बार हमारा 55,000 करोड़ रुपया लोन है, मतलब हमने ऋण लेना है, इस 55,000 करोड़ में 14,800 करोड़ ये किसान के लिए जो प्रोक्योरमेंट हम कर रहे हैं उसके लिए लिया गया है।